हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर शिक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कि संघनन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या थे, जिसमें हमने ड्यू, फ्रॉस्ट और जो मिस्ट होती है इनके बारे में और क्लाउड्स के बारे में हमने जाना था। अब आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन, यानी हिंदी में जिसे बोला जाता है वर्षण। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नोट से आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, उसके बाद में हम बुक से पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जिसमें हम जो रेन है उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर और सॉलिड फॉर्म में और गैशियस फॉर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में हमें रेनफॉल मिलता है, इसके अलावा गैशियस फॉर्म में और इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में जो अलग अलग रूपों में मिलता है उसको कंबाइंडली हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ईदर इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म आफ्टर कूलिंग एंड कंडेंसेशन, यानी कि जो एयर है जब वो ठंडी होती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ती है तो वैसे वैसे वो ठंडी होती है और उसमें कंडेंसेशन यानी संघनन होने लगता है और उसके बाद में वो हमें रेनफॉल के रूप में मिलती है। वो रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में कब मिलेगा और सॉलिड फॉर्म में कब मिलेगा, यानी कि बारिश जो होगी वो लिक्विड फॉर्म में कब होगी और सॉलिड फॉर्म में कब होगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये हमने देखा था कि हम डिसाइड करेंगे अगर जो टेम्परेचर है एयर का वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, ज़्यादा है, तो हमें लिक्विड फॉर्म में बारिश मिलेगी। यानी 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एयर का तो हमें रेनफॉल जो मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और अगर उस एयर का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री से नीचे चला गया है, माइनस में चला गया है, तो वो जो रेनफॉल होगा वो स्नो के रूप में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा बल्कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षण भी जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रूपों में होता है। तो देखिए, पहला जो टाइप है वो है रेनफॉल। ये लिक्विड फॉर्म होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर जो होगा वो एयर का वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री से ऊपर रहेगा, तब हमें लिक्विड फॉर्म में रेनफॉल मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है, रेन ड्रॉप्स विथ डायमीटर ऑफ मोर देन 5 मिलीमीटर। रेनफॉल हम उस बारिश को कहते हैं जिसमें पानी की जो बूंदें होती है उनका साइज, उनका जो आकार होता है वो 5 मिलीमीटर जितना होता है। पानी की एक बूंद का आकार कितना रहेगा, 5 मिलीमीटर डायमीटर, उसका व्यास कितना है 5 मिलीमीटर, तो उसको रेनफॉल कहा जाएगा। फिर एक होता है और भी बारीक जो बूंदें होती है जिसे इंग्लिश में ड्रिजल कहा जाता है। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा कि फुहारें गिर रही है, तो फुहारें जो होती है यानी ड्रिजलिंग जो होती है वो भी एक तरीके से रेन ही होती है, बट उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें जो होती है, उनका साइज कितना होता है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो दोनों में, रेन और ड्रिजल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि यहाँ पे पानी की जो ड्रॉपलेट होती है वो 5 मिलीमीटर की होती है, यानी एक बूंद का आकार कितना है 5 मिलीमीटर, और यहाँ पर एक जो ड्रॉपलेट होगी उसका साइज कितना होगा 0.5 मिलीमीटर। तो यही डिफरेंस होता है। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज स्नो या स्नोफॉल। वैन कंडेंसेशन अकर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था कि स्नो जो होगा वो सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में बारिश कब मिलती है, जब भी टेम्परेचर जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, तो उस वक्त जो बारिश होगी वो कैसी होगी, स्नो के रूप में होती है। फिर एक वर्ड आता है स्लीट। स्लीट एक्चुअली क्या होती है, सहिम वृष्टि, यानी बारिश के रूप में ऐसे जो है स्नो गिर रही है, और वो एक्चुअली बहुत सॉलिड टाइप की जो बर्फ होती है वैसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रुई का गुच्छा आपने हाथ में लिया हुआ है, उस तरह की जो स्नो होती है उसको स्लीट कहा जाता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, यानी जब पानी की बूंदें जम जाती है तो उस जमी हुई पानी की बूंदों को ही हम क्या कह देते हैं, स्लीट कह देते हैं, क्योंकि वो पूरे सरफेस पे आपको ऐसे बिखरी हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा पूरी जगह पे रुई जो होती है, कॉटन, वो बिखरी हुई है। तो उस तरह की फ्रोजन रेन ड्रॉप्स को हम क्या कह देते हैं, स्लीट कह देते हैं। फिर आता है हेल, यानी ओले गिरना, ओलावृष्टि, हेलिंग। ये क्या होता है, व्हेन रेन ड्रॉप्स बिकम सॉलिडिफाई इनटू स्मॉल राउंडेड पीसेस ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टॉर्म्स। यानी कि जो ओले होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी की छोटी छोटी सी बूंदें होती है, लेकिन जब वो किसी ठंडे सरफेस के ऊपर जाकर सॉलिड हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, यानी कि कठोर हो जाती है, तो फिर वो क्या कहलाती है, ओले कहलाती है, हेलिंग कहलाती है। और इनमें जो डायमीटर होता है वो 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हेलिंग हो गया। यहाँ तक हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की है, बेसिक चीज़ों पे। अब हम इसको एक बार बुक से पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, बुक से देख लेते हैं फटाफट से फास्ट। ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश का मैटर रखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी है, दोनों चीज़ें मैं साथ साथ में देख रही हूँ। ये यहाँ पे इंग्लिश का है, ये हिंदी चल रहा है यहाँ पे। सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, the process of continuous condensation in free air help the condensed particles to grow in size। यानी कि जब जो
कंडेंसेशन होता है वो एयर के अंदर कंटिन्यूसली होता रहता है, तो उसके जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है उनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के आसपास में बढ़ती जाती है, चिपकती जाती है। जैसे एक बूंद है पानी की, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, इस तरीके से बहुत सारी पानी की बूंदें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती जाती है, तो एक बड़ा फॉर्म बनता है, एक बड़ा रूप बनता है, जिससे क्या होगा, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर फॉल्स टू होल्ड दैम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे फॉल ऑन टू द अर्थ सरफेस। और जब ये पानी की बूंदें इतना बड़ा रूप ले लेती है, इतना बड़ा साइज हो जाता है इनका कि ये वहाँ पे स्काई के अंदर लटकी हुई कंडीशन में, सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रह पाती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे गिरने लगती है। So after the condensation of water vapor, the release of moisture is known as precipitation। इसलिए जब भी कंडेंसेशन होता है पानी की बूंदों का, वाटर वेपर का, तो बाद में क्या प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन के बाद होने वाला प्रोसेस क्या है, प्रेसिपिटेशन है। दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। इसके आगे की चीज़ें अभी मैंने आपको बताई दी थी कि लिक्विड फॉर्म में कब होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और सॉलिड फॉर्म में कब होगा, जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, तब हमें कैसे मिलेगी, सॉलिड फॉर्म में रेनफॉल मिलेगी। सो द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में होती है, वाटर के फॉर्म में होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्षा कह देते हैं या फिर रेनफॉल कह देते हैं। और जब टेम्परेचर लोअर दैन 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री से नीचे होता है, तो फिर हमें जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन मिलती है वो स्नो के फॉर्म में मिलती है, उसको स्नोफॉल कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो। जब जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो छोटी छोटी मतलब क्रिस्टल्स के रूप में, जो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो टुकड़े होते हैं बर्फ़ के, उस रूप में गिरता है, तो इस तरीके की बर्फ़ के टुकड़ों के जमाव को क्या कह दिया जाता है, फ्लेक्स ऑफ स्नो कह दिया जाता है। फ्लेक्स ऑफ स्नो, हिमपात के रूप में उसको जाना जाता है। एंड बिसाइड रेन एंड स्नो अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्लीट एंड हेल। और रेन एंड स्नो के अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्लीट एंड हेल। स्लीट अभी मैंने आपको बताया था, सहिम वृष्टि, और हेल यानी ओले गिरना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। स्लीट इज़ अ फ्रोजन रेन ड्रॉप, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये वाला पैराग्राफ एक बार आप पढ़ के देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें अपने नोट से समझा दी है। हेल स्टोन्स क्या होते हैं ये भी मैंने अपने नोट से आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो ये पैराग्राफ हमारे यहाँ पे डन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम मेनली 3 टाइप के रेनफॉल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 तरह के रेनफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने नोट से आपको कुछ चीज़ें पहले ही समझा देती हूँ, ताकि बुक से पढ़ना ईजी हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें तो उनके ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी उनका ओरिजिन किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। सेकंड हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी पर्वतीय वर्षा। थर्ड हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि या फिर उसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है, दैट इज चक्रवातीय या वाताग्री वर्षा। ठीक है, ये 3 टाइप के रेनफॉल हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, यानी संवहनीय वर्षा। देखिए, संवहनीय वर्षा, संवहन या कन्वेक्शनल क्या होता है बेसिकली, आपको मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जब भी सरफेस जो होता है वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो सरफेस गर्म हो जाता है। ठीक है, सरफेस गर्म हो गया, वार्म सरफेस हो गया। उस वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली जो एयर होगी, यानी जो वायु होगी, उसके कांटेक्ट में जब आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद में उसमें क्या टेंडेंसी होगी, वो लाइट होती जाएगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगी, स्काई की तरफ। जैसे जैसे ऊपर उठेगी, आपको पता है नॉर्मल लैप्स रेट होगा, सामान्य तापपतन दर की वजह से उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और धीरे धीरे जो है एयर क्या होगा, ऊपर उठती जाएगी और उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। एक टाइम के बाद में क्या होगा, क्लाउड्स बनते जाएंगे, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद में बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वार्म सरफेस की वजह से, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा था, इस वजह से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो इस तरीके से ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ उठती है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स, संवहनीय धाराएं। इसकी वजह से होने वाली जो बारिश होती है उसको संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। और ये मेनली आपको कौन से रीजन में दिखेगा, इक्वेटोरियल रीजन में, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। वो एरिया आपको पता है, वहाँ पे इंसोलेशन डायरेक्टली रिसीव होता है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो हर दिन वहाँ पे 2 बजे के बाद में बारिश होती है, और वो रेनफॉल जो होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। बट ऐसे रेनफॉल के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो एयर है उसमें नमी बहुत सारी होनी चाहिए। जैसे कि इक्वेटर जो एरिया है उस पर
हर दिन बहुत बारिश होती है तो नमी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो एक तो मॉइस्चर बहुत होना चाहिए, ठीक है, और मॉइस्चर बहुत होगा तो इवेपोरेशन भी होगा और वो एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी और उसके बाद में बारिश होगी। तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ की इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड होना चाहिए, यानी जो सरफेस होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए वो सरफेस, तभी उससे कन्वेक्शनल करंट्स निकलेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए दो चीज़ें क्या ज़रूरी है, एक तो मॉइस्चर होना, भाई मॉइस्चर की वजह से ही बारिश होगी तो मॉइस्चर होना ज़रूरी है, और एक है हीटिंग, उस सरफेस का, उस धरातल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओरोग्राफिक रेन के बारे में, यानी पर्वतीय वर्षा के बारे में। इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहा जाता है, यानी कि स्थलीय वर्षा भी इसे कहते हैं। ये कैसी होती है, देखिए आप देख सकते हैं कि एक माउंटेन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एयर आ रही है, ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ से एयर आ रही है। एयर जो आ रही है उसके रास्ते में ये माउंटेन एक बैरियर के रूप में खड़ा है। इससे जैसे ही वो एयर टकराएगी तो इसके सहारे सहारे ऊपर उठने की कोशिश करेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी उसका टेम्परेचर नॉर्मल एब्सोल्यूट से कम होने लग जाएगा और कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी, ठीक है। लेकिन बारिश इस वाले स्लोप की तरफ हो रही है, ये वाला जो स्लोप है जहाँ से एयर आ रही थी उस साइड में बारिश ज़्यादा हो रही है। तो इस वाले स्लोप को हम क्या कहते हैं, विंड वर्ड स्लोप, यानी जहाँ से एयर आ रही है, जहाँ से वायु आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कैसे क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड्स जो बहुत ज़्यादा बारिश देते हैं वो वाले क्लाउड्स बनते हैं, इस साइड में वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही इस माउंटेन को क्रॉस करके ये एयर दूसरी साइड में नीचे उतरती है, डिसेंड करती है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर वापस से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर उठेगी तब टेम्परेचर कम होगा, नीचे बैठेगी तो टेम्परेचर वापस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर वापस इसका नीचे आने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, लेकिन नीचे डिसेंड करती हुई एयर जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कभी भी वो रेनफॉल नहीं करती है। इसलिए इस वाले जोन में बारिश नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेन शेडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। इसको क्या कहा जाता है, ली वर्ड साइड भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे एयर क्या करती है, नीचे उतरती है, डिसेंड करती है। तो इस तरीके की जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है। लेकिन इसके होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए जो हमें यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है, वो आपकी बुक में नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पे समझते हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि देयर शुड बी माउंटेन बैरियर अक्रॉस द विंड डायरेक्शन। पहली बात तो कंडीशन यही है कि भाई एयर जहाँ से आ रही है उसके रास्ते में एक माउंटेन होना चाहिए, तभी तो माउंटेन वाली बारिश होगी। तो एक माउंटेन उसके रास्ते में होना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये समझना है आपको। उसके रास्ते में उसके राइट एंगल पे होना चाहिए। सपोज यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ से विंड आ रही है तो इस एंगल पे वो होना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दोनों ही एकदम इस तरीके से, ये माउंटेन और उसके पैरेलल विंड चल रही है तो फिर वो उससे टकराए बिना बारिश नहीं कर पाएगी। और ऐसा एग्जाम्पल आप अपने राजस्थान में देख सकते हैं कि जो अरावलीज है वो इस तरीके से फैले हुए हैं, और जब मानसून आता है तो उसका एक ब्रांच, उसकी एक जो शाखा है अरेबियन सी ब्रांच, वो हमारे राजस्थान में आती है। लेकिन क्योंकि अरावली के वो पैरेलल होती है इसलिए वो हमारे राजस्थान का इस वेस्टर्न रीजन में बारिश नहीं कर पाती है। उसका रीज़न यही है कि वो हमारे अरावली के बिल्कुल पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि माउंटेन बैरियर विंड के बीच में समकोण एंगल पे, राइट एंगल पे होना चाहिए, ना कि उसके पैरेलल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सेकंड फेवरेबल कंडीशन क्या है, इफ माउंटेन इज वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू द सी कोस्ट दे बिकम वेरी इफेक्टिव। अगर जो माउंटेन है वो किसी समुद्र के किनारे पे बिल्कुल ज़्यादा पास में ही है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बारिश अच्छी होगी। आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल अपने साउथ इंडिया में, यहाँ पर एक जो ये माउंटेन फैले हुए हैं, माउंटेन रेंज एक यहाँ पे फैली हुई है। चलिए आप इसका आंसर कीजिए कि इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है। अपने साउथ में, दक्षिण भारत में ये माउंटेन रेंज जो है हमारे वेस्टर्न साइड में फैली हुई है, इस पूरी माउंटेन रेंज का नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसकी यहाँ पर आपको पता है अरेबियन सी है, इस अरेबियन सी से जब एयर आती है तो वो अपने साथ में नमी लेकर आती है, बहुत सारा मॉइस्चर लाती है, और इन माउंटेन रेंज से जब वो टकराती है तो खूब सारी बारिश करती है। तो माउंटेन बिल्कुल क्लोज होना चाहिए सी कोस्ट के, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव बारिश होगी। थर्ड चीज़ है हाइट ऑफ माउंटेन ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ ओरोग्राफिक रेन। जो माउंटेन कितना ऊंचा है, रास्ते में जो माउंटेन आ रहा है उसकी हाइट कितनी है, वो भी इस ओरोग्राफिक रेन के अमाउंट को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। इनलैंड माउंटेन शुड बी हायर हाइट। जो आप देखेंगे अगर जो ओशन का जो किनारा है, कोस्टल रीजन है, उसके बिल्कुल पास में जो माउंटेन है, अगर उसकी हाइट कम भी होगी तो भी रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, इनसाइड द एरिया जाएंगे, वहाँ पर जो माउंटेन्स होंगे उनकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते एयर जो है वो अपनी नमी खो देती है। इसलिए थोड़ा ऊंचाई पे जब एयर पहुँचती है तब जाके वो बारिश करती है। इसलिए कोस्टल एरिया पे अगर माउंटेन है तो वो कम हाइट वाले भी चल जाएंगे, लेकिन अगर इंटीरियर ऑफ द एरिया में है तो माउंटेन की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। एयर के अंदर नमी तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो वो बारिश कैसे करेगी। इसलिए ये चार कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं, वाताग्र क्या होते हैं, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा दिया था। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा उस वीडियो को, नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लेना। जो फ्रंटल रेन होता है ये कहाँ होती है? इट अकर्स ड्यू टू द राइज ऑफ मॉइस्ट एयर कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस। जब दो डिफरेंट नेचर की अलग अलग नेचर वाली एयर मासेस जो होती है, वायु राशियाँ जो होती है वो मिलती हैं, तो आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ पुश कर दी जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो अर्थ के सरफेस के पास ही रहती है। तो वार्म एयर जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएगी, क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। तो दो डिफरेंट एयर मासेस के मिलने से ये वाली रेन होती है, और खासकर साइक्लोन्स जो बनते हैं उसमें भी इस तरह की रेन होती है। तो ये हो गया, हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा है। अब एक बार हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बुक से फटाफट फास्ट। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट। जब एयर जो है वो गर्म हो जाती है तो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है, राइज करने लगती है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट यानी संवहनीय धाराएं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर उठेगी ये फैलती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी और अपने अंदर से हीट को रिलीज करती जाएगी क्योंकि ठंडी होती जाएगी। और उसके बाद में कंडेंसेशन होगा और क्यूमुलस क्लाउड जो है वो बनते हैं और थंडर यानी बिजली चमकना, लाइटनिंग वगैरह और आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी और हैवी रेनफॉल होगा। ठीक है, इस तरह की जो रेन होती है वो मेनली आपको समर में देखने को मिलती है, समर में आपको देखने को मिलती है, खासकर इक्वेटोरियल एरियाज जो है वहाँ पर। ठीक है, देन बात करते हैं ओरोग्राफिक रेन के बारे में। ओरोग्राफिक रेन जो है वो मेनली जो है बीच में एक माउंटेन के आने की वजह से बनती है और इसका जो एरिया जहाँ से एयर आ रही है उसको विंडवर्ड स्लोप कहा जाता है और उस जगह पे उस साइड में बहुत सारा रेनफॉल होता है, लेकिन जब वो दूसरी साइड में उतरती है तो डिसेंड करती है तो उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, उसको हम रेन शेडो जोन कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी है। देन साइक्लोनिक रेन कौन सी होती है ये हमने चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है और मैंने आपको बता भी दिया है। तो ये हमने आज बात की है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर नहीं देखे हैं आपने इससे पहले के वीडियोस तो देख लीजिए और कुछ जो क्वेश्चंस मैंने वीडियोस में पूछे उनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।